गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत ग्रामीण व नगरीय बस्तियां। दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक के उन बिंदुओं के बारे में हम बता देना चाहता हूं जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वो बिंदु इस प्रकार से हैं दोस्तों, जिसमें आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि ग्रामीण व नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, तीनों के जनसंख्या में जो है तो हम अंतर देखेंगे, अधिवास देखेंगे, अधिवास की विशेषताएं देखेंगे, ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं, ग्रामीण बस्तियों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, एवं ग्रामीण अधिवास के प्रकार देखेंगे व बस्तियों के कार्य देखेंगे, नगर व गांव की निर्भरता देखेंगे कि किस प्रकार से नगर व गांव एक दूसरे पर निर्भर हैं, शहरी अधिवास देखेंगे कि आखिर शहरी अधिवास क्या होता है, नगरीय बस्तियों का विकासशील देशों में मानव आवास की समस्याओं को देखेंगे कि विकासशील देश में जो मानव आवास की समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं। तो मैं कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण व नगरीय बस्तियां। दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वहाँ पे जो है तो क्या है, तो जनसंख्या जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं तो ग्रामीण बस्तियों में जो जनसंख्या है उन जनघनत्व का जो है तो बहुत कम है, क्योंकि गांव में जो है तो जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम होती है। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या शहरों में निवास करना पसंद करती है, क्योंकि वहाँ उसको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाती हैं जीवन जीने के लिए। इसलिए जनसंख्या जो घनत्व है वो गांव में कम होता है और शहर में ज़्यादा होता है। गांव के लोग केवल जो है तो प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जबकि अगर नगर की बस्तियों की बात करें तो यह द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में संलग्न रहकर जीवन यापन करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप की अगर बात करें दोस्तों, तो ऐसा कार्य जैसे कृषि कार्य, खनन कार्य, ठीक है, और लकड़ी काटना, ये जो है तो प्राथमिक कार्य हैं जो गांव के लोग करते हैं और इनके माध्यम से वह अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जबकि जो नगर में निवास कर रहे लोग हैं वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के कार्य करते हैं। जैसे द्वितीयक कार्य अगर हम कहें तो जैसे उनको अगर दूध मिल गया, कच्चा दूध जो कि अपने को ये गाँव से प्राप्त हो जाता है शहर में, ठीक है, तो अगर उनको दूध मिल गया तो दूध से उसने पनीर बना ली खोवा बना लिया, दूध से उन्होंने जो है तो पनीर बना लिया, दूध से उन्होंने खोवा बना लिया। मतलब जो है तो कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण कर लेना, प्रोडक्टों का निर्माण कर लेना, यह जो है तो द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है। और तृतीयक क्रियाकलाप में जो वस्तुएं बन गई हैं उन वस्तुओं को बाज़ार में ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर परिवहन के माध्यम से उनको सेवा प्रदान करना तृतीयक क्रियाकलाप कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तो गांव और शहर के लोग जो है तो अपना जीविकोपार्जन इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के नवीन अनुमानों के अनुसार मई 2022 तक विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 7.9 बिलियन है, ठीक है, जिसमें जनसंख्या दुनिया की मानव आबादी वर्तमान में रहने वाले मनुष्यों की कुल जनसंख्या को संदर्भित करता है। जिसमें हम देखते हैं नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या बोलें या शहरी जनसंख्या, दोनों एक ही चीज़ है। तो शहरी जनसंख्या से तात्पर्य उन आबादी वाले क्षेत्रों से है जिनका ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि शहर में जनसंख्या घनत्व अधिक रहेगा और गाँव में जनसंख्या घनत्व कम रहेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो उन जनसंख्या के उन क्षेत्रों की जनसंख्या से है जिनका जनघनत्व शहर की तुलना में कम है, जो शहरी केंद्रों की तुलना में बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ग्रामीण आबादी शहरों के बाहर रहने वाली आबादी है, ठीक है, और ये जो है तो कृषि के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है।
उसके अलावा हम ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर देख लेते हैं कि अंतर क्या है। तो देखो जो क्या है कि गांव के जो लोग हैं वो प्राथमिक कार्य में संलग्न होते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन, मछली पकड़ना। ये जो है तो जीविकोपार्जन के प्रमुख जो है तो क्षेत्र हैं किनके, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले। जबकि जो नगर में लोग निवास कर रहे हैं वह द्वितीयक और तृतीयक कार्य करते हैं, मतलब प्राप्त कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करते हैं और सेवा प्रदान करते हैं लोगों को। ये जो है तो नगरीय क्षेत्र के लोग करते हैं। ठीक है, अब वहाँ हम दूसरा देख लेते हैं, गांव व नगर की जनसंख्या में अंतर दूसरा क्या है। तो ग्रामीण जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों को उसके मूल स्वरूप में उपयोग करते हैं। इस प्राकृतिक संसाधन जैसे गाय से प्राप्त दूध और मछली पालन, ये प्राकृतिक संसाधन हैं, इनसे जो है तो वस्तुओं का निर्माण करते हैं वो। इसके विपरीत वस्तुओं में प्राकृतिक संसाधनों के मूल स्वरूपों गुणों को बदल कर किया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये जो है तो शहर में किए जाते हैं। जो कच्चा लोहा अगर प्राप्त हुआ, जैसे खनन करके लोग लोहा प्राप्त किए, लोहा ले जाकर मार्केट में बेचे, तो मार्केट में जो है यानी नगर में जो है तो उसका जो है तो लोहे से क्या बना, कुछ सी चीज़ें सामान बना दिया गया। उसी प्रकार नगर और गांव की जनसंख्या में जो अंतर है वो है, नगर के जो लोग हैं वहाँ पे यातायात की व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, मनोरंजन, प्रशासन की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जबकि गांव में इन सुविधाओं का अभाव रहता है। ठीक है, इसीलिए तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा गाँव से जो है तो शहर में जाके निवास करना पसंद करती है। नगरों में अधिक जनसंख्या निवास करती है किंतु गाँव में जनसंख्या कम रहती है। ठीक है, कारण उसका यही है कि सारी व्यवस्थाएं वहाँ लोगों को मिलती हैं शहर में, इसलिए शहर में जनसंख्या ज़्यादा है। नगरों में प्रदूषण की समस्या अधिक रहती है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रदूषण होगा ही। ठीक है, जबकि गांव में जो है तो प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। अब हम देख लेते हैं अधिवास क्या होता है। तो अधिवास यानी कि आश्रय यानी कि मकान, मानव जिस स्थान पर जो है तो घर बनाकर निवास करने लगता है, रहने लगता है, ठीक है, उसी को अधिवास बोलेंगे। अब चाहे वो उसका मकान घरों या झोपड़ियों वाला हो, ठीक है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह घास फूस का बना हो, बड़ी बड़ी जो है तो कंक्रीट से इमारतें बनी गई हों, सब आवास कहलाते हैं। इन्हीं आवास के द्वारा जो है तो बस्तियों का निर्माण होता है, क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है जो दूर दूर रहना पसंद नहीं करता, पास में रहना ज़्यादा पसंद करता है, जिससे कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो सके और विचारों का भी जो है तो आदान प्रदान होता रहे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं आवास के अंतर्गत सभी प्रकार के आश्रय को सम्मिलित किया जा सकता है, चाहे वह घास फूस की झोपड़ियाँ हों या वृक्षों की टहनियों वाला घर हो या पत्तियों से बनी कुटिया हो या मिट्टी या लकड़ी से बना घर हो, ईंट, सीमेंट या कंक्रीट से बनी इमारत हो या कोई आधुनिक बिल्डिंग हो, ये सब के सब आवास के अंतर्गत आते हैं। आवास की 3 विशेषताएं होती हैं, जैसे पहला है अधिवास में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की तरह रहता है। अधिवास की यह विशेषता है कि अगर आप अधिवास में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, तो आपको सामाजिक प्राणी की तरह रहना पड़ेगा और अपने विचारों का और वस्तुओं का भी आदान प्रदान करना पड़ेगा। ये जो है तो अधिवास की विशेषता है। दूसरी विशेषता है मकान प्रारंभिक इकाई के बने होते हैं, उसमें कोई योजना और कोई जो है तो पद्धति के तहत वो घर नहीं बनाए गए होते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है अधिवास की विशेषता वो है संपर्क हेतु पगडंडियाँ, गलियाँ और सड़कें बनी होती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो अधिवास नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अगर अधिवास हैं तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, पगडंडियाँ मिलेंगी, गलियाँ मिलेंगी, सड़कें मिलेंगी, जिससे एक दूसरे से वो अधिवास जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रामीण अधिवास क्या है। तो गांव में निवास करने वाले लोग ग्रामीण अधिवासी कहलाते हैं। गांव में जो घर बनाकर लोग निवास करते हैं वही है ग्रामीण अधिवास। इन लोगों का जो है तो प्रमुख कार्य होता है कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, शिकार करना, खनन करना आदि ये कार्य हैं इनके, जिनके द्वारा यह अपनी जीविका का पार्जन करते हैं और ये सीधे जो है तो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो वो निम्न प्रकार से हैं। यहाँ के निवासी प्राथमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय यानी कृषि में लगे रहते हैं, पशुपालन में लगे रहते हैं, मछली पकड़ने में लगे रहते हैं, लकड़ी काटते हैं, शिकार करते हैं, ये प्राथमिक व्यवसाय हैं। ठीक है, और प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है।
इसलिए ग्रामीण अधिवासियों का वितरण नदियों के उपजाऊ मैदानों में अधिक मिलता है। इसलिए क्योंकि क्या है कि ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं उनका जो है तो प्रमुख व्यवसाय कृषि है, और कृषि के लिए पानी की ज़रूरत होती है, अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है, जो आपको नदियों के जो है तो उपजाऊ मैदानों में देखने को मिलती है। इसलिए वहाँ पे जो है तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा निवास करना पसंद करती है। तीसरा जो है, अधिवासों में मकान या घर स्थानीय सामग्रियों से निर्मित होते हैं। ठीक है, उस स्थान में अगर हमारे पास जो जैसे अगर हमारे पास जो है तो लकड़ियाँ मौजूद हैं तो हम लकड़ी वाला घर बना लेंगे, हमारे पास पत्तियाँ मौजूद हैं तो हम पत्तियों से घर बना लेंगे, हमारे पास अगर पत्थर है तो हम पत्थर से घर बना लेंगे। मतलब स्थानीय व्यवस्थाओं के आधार पर अगर स्थान में हमारे जो सामग्रियाँ उपलब्ध हैं उन्हीं सामग्रियों के आधार पर हम अधिवास बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं रही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मकान के दो भाग होते हैं। एक भाग परिवार के सदस्यों को रहने के लिए होता है और दूसरा भाग जो है तो पशुओं के लिए बना होता है। ठीक, ग्रामीण अधिवास के 4 प्रकारों में से पहला अधिवास है जो सघन बस्ती। इस बस्ती में मकान जो होते हैं ना वह आस पास बने होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। सघन का नाम ही है पास पास और आपस में जुड़ा होना। ठीक है, सांकरी गलियाँ होती हैं और जनसंख्या का केंद्र गांव की ओर होता है। इसमें मकान को बनाने की कोई योजना नहीं बनानी पड़ती है। ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं संयुक्त बस्ती। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसी ग्रामीण बस्तियां आती हैं जिनमें मुख्य गांव होता है, उसके पूर्वे होते हैं। जो एक टोला बसा होता है ना उसको अपन संयुक्त बस्ती बोल देंगे, जो टोला बसा हुआ है। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि गांव की जो बॉर्डर होता है, गांव की जो सीमा होती है, वहाँ पे लोग जो है तो मकान बनाकर रहने लगते हैं, तो वह भी संयुक्त बस्ती के अंतर्गत ही आएगा। देख लेते हैं अपखंडित बस्ती क्या है। अपखंडित का मतलब है एक दूसरे से अलग अलग। ठीक है, कुछ दूरियों पर जो बने होते हैं, दूर दूर पर, मतलब कहा जाए तो 200-200 मीटर 300-300 मीटर की दूरी पर जो घर बने होते हैं उसको हम अपखंडित बस्ती कहते हैं। ठीक है, किंतु सभी घर मिलकर एक बस्ती का निर्माण तो करते हैं। कहीं ना कहीं दो या तीन मकान के पूर्वे भी बने होते हैं। इन सबको मिलाकर ही एक बस्ती बनती है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्तियाँ। बिखरी हुई बस्तियाँ मतलब जो है तो घर का दूर दूर बने होना ही बिखरी हुई बस्तियाँ कहला जाएंगी, जो घर जहाँ पे घर दूर दूर बने होते हैं। इनके मध्य में कृषि क्षेत्र भी होता है। दूर दूर घर बने होते हैं और उन घरों के बीच में जो है तो कृषि कार्य किया जाता है। इन बस्तियों का निर्माण बाढ़ के भय और अनुपजाऊ भूमि व सुरक्षा की सुलभता के कारण होता है। ठीक है, अगर बाढ़ आ रही है तो वहाँ पे वो लोग नहीं बसेंगे, ऐसी जगह पर बसना पसंद करेंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे जहाँ पे बाढ़ ना आती हो और जहाँ की भूमि उपजाऊ हो। ठीक है, अगर अनुपजाऊ है और बाढ़ आती है तो ऐसे जगह पे नहीं रहेंगे, इसीलिए उनको दूर दूर घर बनाना पड़ता है निवास स्थान के लिए, इसीलिए उनको बिखरी बस्तियाँ कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के जो प्रतिरूप हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे आयताकार प्रतिरूप, ये जो है तो ग्रामीण बस्तियों का प्रमुख प्रतिरूप है, आयताकार प्रतिरूप। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि गांव का विकास दो मार्गों या सड़कों के चौराहों पर चारों ओर होता है। ठीक है, गांव का जो विकास होता है वह सड़कों या चौराहों के आसपास होता है, जिससे गांव का आयताकार बन जाता है, जिससे गांव का जो आकार है वह आयताकार बन जाता है। इन गांवों में गलियां भी प्रायः सीधी होती हैं। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। भारत के गंगा में अधिकांश गांव इसी तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रतिरूप है वो पंक्तिनुमा प्रतिरूप। जब किसी गांव का विकास किसी सड़क, मार्ग, नदी, नहर के किनारे होता है तो गांव का आकार एक रेखा के समान हो जाता है, क्योंकि अगर वो सड़क के किनारे है, सड़क एक रेखा की ही तरह तो गई है। ठीक है, नदी एक रेखा की तरह ही तो गई है, नहर एक रेखा की ही तरह तो है, तो अगर उसके आसपास उसके किनारे घर जो बना लिए जाते हैं उसी को रैखिक प्रतिरूप या पंक्तिनुमा प्रतिरूप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप सड़कों के मिलन स्थल पर जो चौराहा होता है, क्योंकि सड़कें जहाँ पे मिलती हैं
वहाँ पे जो घर बने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सड़कें मिलती हैं वहाँ पे किनारे पर जो घर बने होते हैं उनको त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे सड़कों के मिलन स्थल में बने त्रिभुजाकार भूखंड पर अधिवास विकास हो जाने पर त्रिभुजाकार गांव बन जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में इस तरह के आपको देखने के गांव मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्य प्रतिरूप, मतलब आरी की तरह, जो आरी होती है लकड़ी काटने वाली, उस तरीके की उसके दांतों के हिसाब से जो है तो जो घर बने हो, कहाँ पे बने हो, पक्की सड़कों के किनारे, ठीक है, कच्ची या पक्की सड़कों में के किनारे इस प्रकार के जो घर बने हों, ठीक है, किनारे जो मकान बने हों, इसे आर्य प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। तारा प्रतिरूप, वही जो सड़कों के किनारे जो मकान बने हैं उन मकानों में अभी लगभग 100 मीटर 200 मीटर की दूरियां थी, अब वो दूरियां और सघनता में बदल जाएं और घनी रूप में जो है तो स्थापित हो जाएं मकान, उसे तारा प्रतिरूप कहते हैं। गांव का आर्य प्रतिरूप अधिक विकसित हो जाता है, उसी को तारा प्रतिरूप बोलेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप या गोलाकार प्रतिरूप। कभी कभी किसी गोलाकार झील तालाब के किनारे जो बस्ती बस जाती है ना, उसको वृत्ताकार प्रतिरूप बोलते हैं। तालाब या झील के किनारे जो बस्तियां बसती हैं उसे वृत्ताकार प्रतिरूप बोलेंगे। पंखानुमा प्रतिरूप क्या है? नदियों के डेल्टाई भागों में और पर्वत पाद भागों में कछारी पंखों के प्रदेशों में इस प्रकार के गांव बन जाते हैं। चौकार प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो मरुस्थलों में गांव के बीच खुली आयताकार भूमि छोड़ दी जाती है, ठीक है। जो मरुस्थल है, मरुस्थल में कोई कैसे रह सकता है? वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की जो दशाएं हैं, वो जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है और उसके चारों ओर आंधी से उड़ने वाली बालू से बचने के लिए गांव के चारों ओर चार दीवारी बना ली जाती है। तो चार दीवारी बना ली जाती है मतलब जो है तो चारों ओर से घर बना लिए जाते हैं चौकोर रूप में, उसी को चौकोर प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अलग अलग घर बनेंगे तो वहाँ पे जो है तो तूफान वगैरह आने से उनको नुकसान है, ठीक है, इसलिए चौकोर रूप में बनाते हैं, सब एक दूसरे से सटे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको आंधी से कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए उसको चौकोर प्रतिरूप बोलते हैं। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप क्या होता है? मतलब पर्वतीय ढालों पर जो घर बना लिए जाते हैं। अब पर्वत है तो वहाँ पे अगर घर बनाए जाएंगे तो वो सीढ़ी नुमा घर बनाए जाएंगे, सीढ़ी नुमा आकार में बने होते हैं जो घर, उसको सीढ़ी नुमा प्रतिरूप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ग्रामीण बस्तियों के कार्य को देख लेते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के कार्य क्या हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के जो कार्य हैं, तो वास्तव में ग्रामीण जो बस्तियां हैं, नगरीय बस्तियां एक दूसरे के परस्पर पूरक होती हैं। अगर ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां एक दूसरे की पूरक ना हो तो एक दूसरे का विकास संभव नहीं है। गांव के बिना नगर का विकास नहीं है और नगर के बिना गांव का विकास नहीं है। ग्रामीण बस्तियों से नगरीय बस्तियां अनेक प्रकार की कृषि उपजें, उद्योगों के लिए कच्चा माल, दुग्ध पदार्थ, लकड़ी आदि ये सारी चीज़ें जो है तो वो गांव से प्राप्त करने के लिए निर्भर होते हैं। कौन? नगरीय बस्तियां, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा नगरों एवं गांवों की पारस्परिक निर्भरता, कि नगर और गांव एक दूसरे से किस प्रकार से निर्भर हैं। जैसे किसी भी देश के विकास में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि अगर गांव वाले कच्चा माल कृषि से उत्पादित करके शहर के लिए नहीं देंगे तो शहर में जो कुछ कारखाने बैठे हैं जिनको कच्चे माल की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाएगा, तो जिससे जो है तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसलिए गांव से, और जैसे दूध शहर में नहीं होगा क्योंकि पशुपालन का कार्य और कृषि का कार्य तो केवल गांव में होता है, इसलिए दूध की प्राप्ति हेतु जो है तो शहर वाले गांव पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, शहर वाले भी गांव वाले भी शहर पर निर्भर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मतलब बेरोजगार हैं, रोजगार की प्राप्ति हेतु शहर पर निर्भर होते हैं। अगर कच्चा माल घर में उत्पादित करते हैं तो उन माल को जो है तो शहर में ही तो ले जाकर बेचते हैं और वहाँ से उनको राशि प्राप्त होती है, जिसके आधार पर वह अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से जो है तो शहर और गाँव दोनों एक दूसरे पर जो है तो निर्भर है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये शहरी अधिवास। शहरी अधिवास क्या है? शहर में जो लोग मकान बनाकर निवास करने लग जाते हैं उसको शहरी अधिवास कहते हैं। यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय होता है वो द्वितीय क्रियाकलाप
के कार्य करते हैं लोग, मतलब वस्तुओं से, कच्चे माल से जो है तो निर्मित वस्तुएं बनाते हैं, कच्चे माल से जो है तो वस्तुओं का निर्माण करते हैं और जो है तो लोगों को जो है तो सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है। और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और मकान भी जो बने होते हैं वो पक्के बने होते हैं, सुंदर होते हैं। अधिकांश लोग शिक्षित होते हैं यहाँ पे शहर में निवास करने वाले लोग। ठीक है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण देख लेते हैं, या शहरी बस्तियों का वर्गीकरण, चाहे उसको हम शहरी बस्तियों का वर्गीकरण बोलें या नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। तो नगरीय बस्तियों का हम वर्गीकरण देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आकार के आधार पर। नगरीय अधिवासों को निम्नलिखित 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 7 भागों में, जिसमें से पहला है पल्ली या पूर्वा। किसी नगर के सन्निकट सड़क मार्ग के सहारे कुछ बस्तियां बस जाती हैं। इस छोटी नगरीय बस्ती का जनसंख्या में जो है तो 20 से लेकर 150 व्यक्ति निवास कर रहे हों, ऐसी जगह को पल्ली या पूर्वा कहते हैं। इस तरह की जो है तो बस्तियां आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है तो क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और नगरीय गांव की अगर बात करें तो उसमें जो है तो कोई ऐसा क्षेत्र, नगर में स्थापित ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है तो 150 से 500 के बीच जनसंख्या निवास करती हो, ऐसे स्थल को नगरीय गांव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नगरीय गांव। ऐसे गांवों में नगरों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं जैसे दुकान, स्कूल, डाकघर, चिकित्सालय, ये सुविधाएं होती हैं, उसी को नगरीय गांव बोलेंगे। इस प्रकार के गांव आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम कस्बे की बात करें तो कस्बा में जो है तो लगभग 500 से लेकर के 10,000 तक की जो है तो जनसंख्या निवास कर रही होती है, जिसको हम कस्बा बोलेंगे। परंतु कुछ विद्वान यहाँ 50,000 तक भी मानते हैं कि 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगरीय अधिवासियों को कस्बा की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है। कस्बा निकटवर्ती गांवों का केंद्र होता है और अधिकांश प्राथमिक सेवाओं से युक्त होता है। मतलब कस्बा में प्राथमिक कार्य नहीं किए जाते, गांव से यह जो है तो निकट होता है लेकिन प्राथमिक सेवाओं से युक्त होता है। ठीक है। जैसे बैंक, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकी, चिकित्सालय, पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय, संचार और मनोरंजन के साधन आदि ये सब उपलब्ध होते हैं, ऐसी जगह को ही हम कस्बा बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं नगर क्या होता है। तो नगर हम उसको बोलेंगे जहाँ जनसंख्या 50,000 से 10 लाख तक के बीच रहती हो। 50,000 से 10 लाख के बीच जहाँ पे जनसंख्या निवास कर रही हो, ऐसी जगह को जो है तो हम नगर बोलेंगे। भारत में 1 लाख से भी अधिक जनसंख्या निवास कर रही है, उसको भी हम नगर बोलेंगे। ठीक है। और महानगर की अगर हम बात करें, जहाँ पे 10 लाख से लेकर जो है तो 50 लाख तक जनसंख्या निवास करती हो, ऐसे क्षेत्र को महानगर बोलेंगे। ऐसे नगर की राजधानियाँ होती हैं, औद्योगिक नगर होते हैं और व्यापारिक मंडी भी होते हैं। ठीक है। सन नगर क्या कहलाता है? जब कोई नगर महानगर फैलकर, कोई नगर या महानगर जब फैलकर समीपवर्ती कस्बों या नगरों से मिल जाता है, उसी को सन नगर बोलते हैं। सन नगर में जैसे अलीपुर, हावड़ा, दमदम, बराहनगर, रघुनाल, श्री रामपुर, हुगली, नौहाटी, ये जो है तो सब सन नगर हैं। ये सन नगर कैसे बने हैं? कोई नगर या महानगर के फैलने से बने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम विराटनगर की बात करें तो विराटनगर में मतलब कोई यह एक ऐसा स्थल होता है, ऐसा जगह होता है जहाँ पे 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास कर रही हो, उसको विराटनगर के नाम से जानेंगे या मेगालोपोलिस कहा जाता है। जैसे जो है तो विराटनगरों की बात करें अगर तो टोक्यो, न्यूयॉर्क, मैक्सिको सिटी, लंदन, पेरिस, मैक्सिको, मुंबई, दिल्ली आदि, ये सब जो है तो विराटनगर के जो है तो एग्जाम्पल हैं। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कार्य के आधार पर जो है तो नगरों का वर्गीकरण। जैसे कि कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, जहाँ पे केवल ऐसे क्षेत्र हैं ये जहाँ पे केवल वही कार्य किए जाएंगे। जैसे कि अगर औद्योगिक नगर की बात करें तो इसमें वे नगर आएंगे जहाँ पे केवल उद्योग लगे होंगे, जैसे लौह इस्पात उद्योग लगा हो। ठीक है। भिलाई उद्योग लगा हो, जैसे जमशेदपुर का लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग,
के लिए अहमदाबाद आदि। ठीक है, तो ये औद्योगिक नगर कहला जाएंगे जहाँ पे केवल उद्योगों का विकास हो रहा हो। और व्यापारिक नगर जहाँ पे केवल व्यापार किया जाता हो, केवल व्यापारिक वाले क्षेत्रों को व्यापारिक नगर बोलेंगे। ठीक है, जैसे हांगकांग, सिंगापुर, कोलकाता और सहारनपुर, ये व्यापारिक नगर हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम आगे बात करें प्रशासनिक नगर की, तो प्रशासनिक नगर जहाँ पे केवल प्रशासन केंद्र बनने पर ऐसे नगरों का विकास होता है। अगर प्रशासन बन गया है वहाँ पे तो उसको हम प्रशासनिक नगर बोलेंगे। प्रशासनिक नगर में जैसे भोपाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये प्रशासनिक नगर हैं। ठीक है, पत्तन या बंदरगाह वाले नगर क्या हैं? जहाँ पे केवल ऐसे नगरों का विकास होता है जैसे विशाखापट्टनम नगर, उसे हम पत्तन या बंदरगाह बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे केवल आयात व निर्यात से संबंधित व्यापार किए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को पत्तन या बंदरगाह नगर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरक्षा नगर, जहाँ पे सैनिक छावनियाँ बनी हैं। ठीक है, जैसे रायबरेली। ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये प्रतिरक्षा नगर है, केवल यहाँ पे रक्षा करने वाले सैनिक और छावनियाँ मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें शिक्षा नगर, यह जो है तो जहाँ पे केवल शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं, शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, ऐसे नगर को शिक्षा नगर बोलते हैं। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये ऐसे नगर थे जो केवल शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि ये प्राचीन काल में थे। आजकल अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, ये जो है तो शिक्षा नगर हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था यहीं की जाती है और लोग यहीं पे जो है तो पढ़ने लिखने के हिसाब से जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र मतलब जो है तो जहाँ पे केवल हॉस्पिटलें बनी हो, जहाँ पे केवल जो है तो चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई हो, ऐसे क्षेत्र को स्वास्थ्य केंद्र नगर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें दार्जिलिंग देख लेते हैं, देहरादून, शिमला, माउंट आबू, ये जो है तो चिकित्सालय की व्यवस्था के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पे केवल चिकित्सालय हैं। ठीक है, इसलिए जो है तो उसी को स्वास्थ्य केंद्र नगर बोलेंगे। केवल धर्म से रिलेटेड जो है तो क्षेत्र को हम धार्मिक नगर बोलेंगे, जैसे वाराणसी, प्रयाग, मक्का, मदीना, वेटिकन सिटी, रोम और हरिद्वार, ये धार्मिक नगर हैं। ठीक है, उसके बाद खनन केंद्र मतलब जो है तो ऐसे नगर जहाँ पे केवल खनाई की जाती है, खनिजों की प्राप्ति की जाती है, उसे खनन केंद्र बोलेंगे। जैसे कलगुर्ली, कुलगार्डी, रानीगंज और झरिया, ये केवल जो है तो खनन क्षेत्र नगर हैं। ठीक है, यहाँ से केवल खनाई करके खनिजों को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद मत्स्य ग्रहण क्षेत्र में के अंतर्गत जो है तो वे नगर आते हैं जहाँ पे केवल मत्स्य उत्पादन किया जाता है, जैसे वैंकूवर, कोपेनहेगन, ये जो है तो मत्स्य केंद्र हैं। ठीक है, मत्स्य केंद्र नगर हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं निवास नगर। ठीक है, महानगर के आसपास अनेक निवास नगरों का विकास हो जाता है, जैसे दिल्ली के आसपास गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये निवास नगर हैं। क्या होता है कि महानगर जो होते हैं ना, उनके आसपास निवास नगरों का निर्माण होता है, जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव आदि, ये नगर जो है तो निवास नगर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं नगरीय संरचना देख लेते हैं कि किसी नगर की भौगोलिक जानकारी हेतु उसकी संरचना को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नगर की संरचना के दो पक्ष होते हैं। पहला है आकृतिक संरचना, इसके अंतर्गत नगर की स्थिति, आकृति, आकार, प्रतिरूप आदि का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से नगर को दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन नगर और एक आधुनिक नगर। तो प्राचीन नगर की बात करें तो जो प्राचीन नगर होते थे उनका विकास अपने आप बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के तहत हो जाता था। ठीक है, कुछ नगर इसके अपवाद भी हो सकते हैं, परंतु अधिकांश प्राचीन नगर इसी प्रकार स्वतः विकसित हुए थे। जैसे अभी यहाँ पे हमने बताया कि वो किसी योजना के बिना किसी पूर्व योजना के तहत बने थे, जबकि जो आधुनिक नगर हैं वो योजना के अनुसार बनते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि सड़कें कहाँ से कैसे बनाना है, रेलों का विकास कैसे करना है, भवनों की बनावट कैसी होनी चाहिए, वो आधुनिक नगर कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दोनों प्रकार के नगरों का एक
साथ उदाहरण पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली में देखने को आपको मिल जाएगा। जो पुरानी दिल्ली है वो जो दिल्ली का बसावट की गई थी वो पुराने नियमों और पुराने ख्यालातों के आधार पर बसाई गई थी। उसके लिए कोई जो है तो पहले से योजनाएं निर्धारित नहीं थी, जबकि जो नई दिल्ली है वो योजनाओं के तहत बनाई गई थी। ठीक है, तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली को आपको देखकर जो है तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है तो पुराने नगर और आधुनिक नगर हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं विकासशील देशों में मानव अधिवास की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। तो विकासशील देशों में प्रगति के साथ साथ मानव अधिवास की समस्याएं भी सामने आई हैं। इन समस्याओं को हम दो भागों में बांट के रखे हैं, क्योंकि देखो क्या है कि कोई भी, चाहे वह विकासशील देश हो, हम देश की बात कर रहे हैं तो देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो है तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या और नगरीय क्षेत्र की समस्या दोनों मिलेगा, क्योंकि विकासशील देश की बात कर रहे हैं तो गाँव और नगर दोनों ही होगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं भी देखेंगे और नगरीय क्षेत्र की समस्याएं भी देखेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं लगभग, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की समस्याएं लगभग सेम रही हैं, क्योंकि अगर जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो बढ़ने से तो कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे गरीबी या शिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता आदि जैसी समस्याओं का जन्म होता है। जैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं क्या रही हैं। तो जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, यह जो है तो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही है कि यहाँ पे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। ठीक है, इसमें मकानों का जनसंख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से जो है तो मकानों का जो आकार है वह छोटा होता चला गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है तो मकान निर्माण का जो भूमि है उसकी भी कमी आ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है। उसके अलावा इमारती लकड़ी का जो है तो अभाव रहा है। ठीक है, वनों की कटाई के कारण, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उनके निवास के लिए स्थान चाहिए, इसलिए जो है तो लकड़ी का अंधाधुंध कटाई की जा रही है। तो लकड़ी की कमी हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। निर्धन ग्रामीण जो पहले वनों से लकड़ी प्राप्त कर मकान बना लेते थे, उनके लिए अब आवश्यकता अनुसार लकड़ी प्राप्त करना कठिन हो गया है। धन का अभाव, गांव में अधिकांश कृषक जो हैं, मजदूर वर्ग जो निवास कर रहे हैं, इनके पास जीवन यापन के सीमित साधन होते हैं। इनके पास पर्याप्त धन नहीं है, जिससे मकान बनाने के लिए समस्या होती है। ठीक है, स्वच्छ व हवादार मकानों का अभाव। ठीक है, स्वच्छ व हवादार मकानों का अभाव रहता है ग्रामीण क्षेत्र में। क्या है कि गाँव में प्रायः बंद कमरों में मकान बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रकाश, स्वच्छ वायु का प्रवेश नहीं हो पाता और उनमें नमी सी लाना दी बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रामीण बस्तियों का व्यवस्थित ना होना, क्योंकि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वह जो है तो कोई योजना के तहत वहाँ पे बस्तियां नहीं बसाई जाती हैं, जिसको जहाँ जैसे जो है तो ज़रूरत पड़ी और उस हिसाब से वहाँ पे जो है तो लोग जाकर बस गए। तो यह व्यवस्थित ना होना एक बहुत बड़ी समस्या रही है। ठीक है, जल निकासी की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं होती है, जिससे गंगा जल यत्र तत्र बहता रहता है, तो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शुद्ध पेयजल की भी कमी होती है। ठीक है, ये उपर्युक्त समस्याएं हैं जो कि सभी विकासशील देशों का, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और नगरीय क्षेत्रों की समस्याएं देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र की समस्याएं अधिक जटिल हैं, क्योंकि क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है नगर में, जिसकी वजह से जो है तो मकानों की कमी हो गई है, झोपड़पट्टी की समस्या, जीवन यापन की सुविधाओं में कमी आई है, कानून व्यवस्था में जो है तो समस्या पैदा हुई है जनसंख्या बढ़ने से। नगरों की साफ सफाई की समस्या, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, शुद्ध पेयजल की कमी, परिवहन साधनों का भी जो है तो भारी दबाव पड़ा है नगरों में। ठीक है, तो उपर्युक्त समस्याएं हैं प्रायः सभी नगरों तथा कदाचित मुंबई, दिल्ली, ढाका, बीजिंग आदि में पाई जाती हैं। प्रायः लोग रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन करते हैं, अतः वहाँ लोगों की भीड़ हो जाती है। मकानों में की कमी होती है, तो इन भीड़ों को सोने के लिए भी स्थान नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो है तो लोग क्या करते हैं कि सड़कों के किनारे, फुटपाथ पर जो है तो रातें गुजारते हैं। बहुत से लोग नगरों के किनारे झोपड़पट्टी बनाकर रहने लगते हैं, जिससे अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चारों ओर प्रत्येक क्षेत्र में जीवन यापन
के संसाधनों में कमी हो जाती है, कानून व्यवस्था की समस्या जटिल हो जाती है, पेयजल की कमी हो जाती है आदि ये नगरीय समस्याएं हैं। अधिवास की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? जैसे जो ये अधिवास की समस्याएं थी, नगर में अधिवास की समस्याएं हमने बताया, शहर में अधिवास की समस्याएं बताया, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को, जैसे जनसंख्या की में तीव्र वृद्धि हो रही है तो उसको हमें रोकना चाहिए। उसके लिए जो है तो तरह तरह के उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। अगर जनसंख्या वृद्धि को रोक लिया गया तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास आवास की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो होना बंद हो जाएंगी और शहरों में भी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेवाओं और मनोरंजन के साधनों का विस्तार करना होगा, ठीक है। शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है तो जनसंख्या की वृद्धि पर जो है तो नियंत्रण लगाया जा सके और इन समस्याओं का समाधान किया जा सके, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, नगरीय क्षेत्र में अधिवास की समस्या एक बड़ा कारण गांव में शहर की ओर जनसंख्या का पलायन है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना वो गांव से शहर की ओर जा रही है, जिसके कारण शहर में कई सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। निवास स्थान की समस्या पैदा हो रही है, साफ़ सफाई की समस्या पैदा हो रही है और वो उसका जाने का एक रीज़न है कि शहर में क्या है कि सारी व्यवस्थाएं और सारी सुविधाएं मानव को मिल जाती हैं, इसलिए मानव और रोज़गार प्राप्ति की हेतु गांव से जो है तो शहर की ओर पलायन करते हैं लोग, ठीक है। फिर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए, उसके आय स्रोतों को बढ़ाना चाहिए। इस हेतु गांव में कृषि के साथ साथ कृषि से संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय सामग्रियों के अनुरूप सहायक एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए ताकि वह अपना जीवन यापन पूरी तरह से अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, गांव व शहर में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। गंदे जल के कारण कितनी सारी समस्याएं पैदा होती हैं, तो उसकी जगह पे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। जनता को जल संरक्षण, जल संचयन के उपायों को से परिचित करना चाहिए जिससे कि वो जल संग्रहण में विशेष ध्यान दें और जल को संग्रहित करके और उनका जो है तो सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। शिक्षा है, बस्तियां क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित हों, मकान स्वच्छ हों, हवादार हों, जिससे कि कई सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, किसी प्रकार की बीमारी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है, आवागमन के साधनों का विकास किया जाए, जिस प्रत्येक गांव को सड़क रेल मार्ग द्वारा निकटवर्ती शहरों से जोड़ दिया जाए जिससे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो है तो आम जनता में पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। अगर पेड़ पौधों को आप नहीं लगाएंगे, पेड़ पौधों को केवल आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो इससे आगे चल के आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है तो हम देख लेते हैं, संपूर्ण देश में एक जैसी कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो है तो मतलब जल की गंदगी से जो पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, हैजा वगैरह, इससे जो है तो लोगों को निजात मिल सके। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।